वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। स्पीकर को हटाने की मुहिम औंधे मुंह गिरने के बाद अब विपक्ष तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मुहिम में लग गया है और उससे संबंधित नोटिस संसद में दे दिया गया है। अब इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष छोटा है, इसलिए पहले उसकी बात कर लेता हूं, बाकी डिटेल बात करते हैं। छोटा पक्ष ये है कि एक तो इस मामले को लेकर के आपस में सौदेबाजी हुई। जिस तरह से स्पीकर को हटाने को लेकर के समर्थन नहीं मिल रहा था तृणमूल कांग्रेस का, उसके बाद ये दोनों पार्टियों के बीच में समझौता हुआ कि तृणमूल कांग्रेस स्पीकर को हटाने के लिए समर्थन करे, नंबर के हिसाब से नहीं लेकिन कम से कम परसेप्शन बिल्ड करने में मदद करे। तो तृणमूल कांग्रेस को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो उनको हटाने की जो मुहिम है उसमें कांग्रेस का समर्थन मिलेगा। हालांकि ये जो चुनाव आयोग के खिलाफ मुहिम है इसमें राहुल गांधी की भूमिका है और वो जो वोट चोरी और इसका नारा दिया था, हालांकि वो फुस निकल गया, लेकिन उसके बाद भी चूंकि सहमति विपक्ष के दलों आपस में नहीं है इसलिए ये हुआ। ये एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष ये है जो ज़्यादा खतरनाक या ज़्यादा संगठित लग रहा है, ज़्यादा बेहतर ढंग से किया जा रहा है, वो है चुनाव आयुक्त को हटाने की तृणमूल कांग्रेस की योजना। अब उस योजना में महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या तृणमूल कांग्रेस सरकार पर, चुनाव आयुक्त पर ये दबाव बनाना चाह रही है, अपने जो उसकी जो काम करने का तरीका है, जो स्टेप्स ले रही है, जो एक के बाद एक कदम उठा रही है, उससे कि चुनाव जो है वो उन्हीं वोटर्स लिस्ट पर हो जाए जो पिछले थे, जिससे उनको फ़ायदा मिलेगा, और नहीं तो डिले किया जाए और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो और प्रेसिडेंट रूल लगे और प्रेसिडेंट रूल के बाद फिर उस मौके का फ़ायदा उठा करके ममता बनर्जी एक बार फिर चुनाव जीते। तो इसमें जो एक कहा जाता है कि दोनों हाथ में लड्डू है, तृणमूल कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो ये मुहिम है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और बहुत तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अभी पीछे से शुरू करते हैं। जो सूचनाएं हैं उस हिसाब से 190 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का जो नोटिस दिया गया है उसमें दस्तखत किए। अब उनके दस्तखत की जांच होगी, उसके बाद फिर वो नोटिस लिया जाएगा, क्या होगा वो लंबी प्रक्रिया है, और वो चुनाव से पहले उस पर कोई संज्ञान हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये मुश्किल है। अब ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष ये है कि तृणमूल कांग्रेस जो है पूरे के पूरे मामले को SIR से लेकर के और ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में लेकर के जा रही है। अब उसका परिणाम क्या हो रहा है? अदालत में ले जाने से पहले तो SIR को लेकर के रहेगा कि SIR की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, वो गलत है, असंवैधानिक है, जबकि उस पर एक बार जजमेंट आ चुका था जब बिहार के मामले में इसको कोर्ट में लेके गया था। फिर 12 प्रदेशों का हुआ और सारे प्रदेशों में पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई है, वोटर लिस्ट अनाउंस हो गया है, इंक्लूडिंग तमिलनाडु जहां पर विरोध की बात कही जा रही थी, और केरल। उत्तर प्रदेश में भी प्रक्रिया पूरी हो गई है, अभी वोटर लिस्ट नहीं आया, सिवाय वेस्ट बंगाल के सारे जगहों पर वो लिस्ट आ गई है, मतलब प्रक्रिया पूरी हो गई है। आसाम में हुआ नहीं, वो उसके पीछे टेक्निकल कारण था। अब इसको कोर्ट में बार बार ले जाया जा रहा है। उसमें
जब एसआईआर प्रक्रिया में 65 लाख के आसपास जो वोटर्स हैं उनको हटा दिया गया, उसके बाद 63 लाख ऐसे वोटर हैं जिनका नाम पर डाउटफुल है और उनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के कारण मतलब उनके नाम जो हैं वो ठीक नहीं थे, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के कारण उनको जो है रोका गया है। अब उस पर मामला अदालत में गया, फिर ममता बनर्जी का जो वो उनका सिग्नेचर स्टाइल होता है, सब तरह से विक्टिम कार्ड भी खेलेंगी, धमकाएंगी भी, ऑप्टिक्स भी देने की कोशिश करेंगी। उसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट खुद अपीयर हुए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने उनसे क्या कहा कि आपकी बात सुन ली गई है और आपके जो लॉयर्स हैं वो कॉम्पिटेंट हैं आपकी बात को पक्ष को रखने के लिए। लेकिन इन सब हंगामे के बीच कोर्ट ने ये कहा कि आपके बीच और अगर चुनाव आयोग के बीच जो ट्रस्ट डेफिसिट है तो उस ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने का तरीका ये है कि जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी जाती है। जो ये 63 लाख लोग हैं, इनके नामों पर चर्चा करके वो उनका फैसला आखिरी होगा। हालांकि इसके बाद फिर अभी पिछले मंगल को बहुत सारे लोग गए, उन्होंने जुडिशियल ऑफिसर्स के इंटीग्रिटी पर डाउट किया, जिस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने नाराजगी भी दिखाई कि ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अब ये जो ग्रीवांसेस हैं उसके और उस दिन भी ये भी फैसला हुआ कि जो ग्रीवांसेस अगर उसके बाद भी कोई रहता है तो उस ग्रीवांसेस को लेकर के कलकत्ता उच्च न्यायालय है वो एक ट्रिब्यूनल जैसा या एक स्पेशल बेंच क्रिएट कर सकती है। उसका सारा खर्चा और ये सारी चीज़ें चुनाव आयुक्त वहन करेगा। अब इसमें 7 मतलब उस पिछले मंगल तक मतलब 10/3/2026 तक जो तृणमूल कांग्रेस की वकील हैं जिनको राज्यसभा भी भेजा गया है, वो राज्यसभा पहुंच भी जाएंगी, उन्होंने 7 लाख लोगों की ग्रीवांसेस रिड्रेस होने की बात बताई, जिसको जस्टिस सूर्यकांत ने करेक्ट करते हुए बोला कि हाई कोर्ट की तरफ से उनको जो सूचना आई है वो 10 लाख के आसपास है। तो ये रहा मामला। अब इसका जो दूसरा पक्ष है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा पक्ष ये है कि 7 मई तक ये असेंबली का टर्म है, यानी उसके पहले नई असेंबली बन जानी चाहिए। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके 45 दिन पहले चुनाव घोषित होना चाहिए, इसलिए कि उस पूरी प्रक्रिया में लगभग इतना समय लगता है। लेकिन चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से पहले वोटर लिस्ट तो फाइनल होनी चाहिए, और वोटर लिस्ट फाइनल ये कोर्ट के अड़ंगे और उसके कारण डिले हो रहा है। जैसा मैंने पहले शुरू में कहा कि ये बाकायदा योजना के तहत इस तरह का दबाव चुनाव आयोग पर बनाया जा रहा है या इस तरह की स्थिति पैदा की जा रही हो कि चुनाव आयोग या तो पुरानी वोटर लिस्ट पर प्लान करे, चुनाव कराए, और अगर चुनाव पुरानी लिस्ट पर नहीं करता है तो फिर वो असेंबली में 2 तरह की होगी, या तो इनको 6 महीने के लिए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करने दिया जाए एक बात, या वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। और प्रेसिडेंट रूल लगते ही ये सारा का सारा मामला जो है वो फिर ममता बनर्जी अपने उस पर लेकर के उड़ जाएंगी, मतलब अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगी। अब इसमें एक और पक्ष महत्वपूर्ण है, क्या सरकार ऐसा करेगी कि प्रेसिडेंट रूल ना लगा करके ऐसा किया जाए कि मुख्यमंत्री तो रहें, जो 355 का इस्तेमाल करते हैं, मुख्यमंत्री तो रहें, लेकिन सारी जो व्यवस्था है वो होम मिनिस्ट्री के पास आ जाए, सारी प्रशासनिक व्यवस्था,
और टेक्निकल ग्राउंड पर ऐसा किया जा सकता है, पुलिस अपने उसमें ले ले, इसलिए कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को पैदा करने के लिए ममता बनर्जी खुद जिम्मेदार हैं। अब वो धमकाती हैं, धमकाने की कोशिश करती हैं, उसका कारण ये है कि ग्राउंड से उनको फीडबैक बहुत ख़राब मिल रहे हैं। उनके बारे में एक ही उनके चुनाव जीतने का एकमात्र वो ये है कि वहाँ पर जो डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है और जो ऑफिशियली 2011 के सेंसस में 27% मुसलमान वोटर है वहाँ, वो अनऑफिशियली 30-32-33% हो जाए तो वो एक तरफा वोटिंग उनकी तरफ जाएगी और फिर उनको चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये है कि हिंदू वोटर बहुत ज़्यादा नाराज़ है और हिंदू वोटर कई कारणों से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और अभी के डेवलपमेंट के हिसाब से वहाँ पर मुसलमान वोटर भी उनसे नाराज़ है, इसलिए कि मुसलमान वोटर उनसे अब और ज़्यादा की उम्मीद करने लगा है और वो उम्मीदें ऐसी हैं जो शरिया कानून के अंतर्गत ही संभव है। भारतीय संविधान के दायरे में उनका अनुपालन नहीं हो सकता है। तो क्या वैसी स्थिति आएगी, वैसी चीज़ें अलाउ करेंगी ममता बनर्जी? हालांकि ममता बनर्जी के बारे में कुछ इस तरह की बात करना इसलिए नहीं होगा कि वो वहाँ पर जब दुर्गा प्रतिमा को उनको विसर्जन के लिए हाईकोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है, यात्राओं पर पत्थरबाजी होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं और उनके प्रवक्ता आ करके बोलते हैं कि हम जो है वो देवी उपासक हैं, हमको रामनवमी हनुमत जयंती से कोई लेना देना नहीं है। वो एक अलग तर्क है, लेकिन आज इसी पर बात करते हैं। अब चुनाव आयोग और वहाँ के उस पर, तो क्या सरकार भी इस पूरे मामले में इस पक्ष में है कि वो चाहे कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल अगर नहीं भी लगे तो 355 का इस्तेमाल करके वहाँ पर गृह मंत्रालय के जिम्मे प्रशासन व्यवस्था हो और चुनाव कराया जाए। इसलिए कि एक बड़ा वर्ग जो है वो पश्चिम बंगाल में ये मानता है कि अगर चुनाव जो है वो ममता बनर्जी के शासन में होगा तो फिर जो है चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, इसलिए कि किसी भी कीमत पर मैन टू मैन मार्किंग कितना भी पुलिस फोर्स हो नहीं संभव है। आप रिमोट एरियाज़ में कितने पुलिस लगाओगे जब उन पुलिस को गाइड करके रिमोट एरियाज़ में ले जाने वाला पश्चिम बंगाल का पुलिस होगा। उसका उदाहरण आपको तुरंत के तौर पर देते हैं। प्रेसिडेंट जो हैं वो अभी द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल में संथालों के कार्यक्रम में जाना चाह रही थी। उनके कार्यक्रम को ऐसी जगह पर ले जाया गया जहां संथाल लोग कम संख्या में होते हैं और जो संथालों का हब था वहां पर नहीं ले जाया गया, ये बताते हुए कि वो बड़ा कंजस्टेड है। लेकिन जब प्रेसिडेंट ने इंसिस्ट किया तो वो वहाँ गई और देखा कि वो ज़्यादा बेहतर इलाका था जहाँ पर वो संथालों से बातचीत कर सकती थी और ये कह करके वो बिना बहुत सोबर तरीके से आलोचना करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की वापस आई। तो इस तरह का, और इसके अलावा जो संदेश खाली का मामला हुआ था, किस तरह से शेख शाहजहाँ के लोगों ने पुलिस की उपस्थिति में ईडी के और सीबीआई के लोगों के साथ व्यवहार किया था, ईडी के लोगों को पीटा था, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या इस बात की गारंटी है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, उनको पश्चिम बंगाल की पुलिस मिसगाइड नहीं करेगी अगर वहाँ पर ममता बनर्जी का शासन है? तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है और इसको लेकर के चुनाव आयोग जो है वो बहुत सक्रिय है और इसीलिए वो इस बार ये व्यवस्था कर रही है कि जो ऐसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनका जो पोलिंग बूथ है उनकी सोसाइटी से बाहर था और उनकी सोसाइटी पर पहले से ही वहाँ पर टीएमसी के जो गुंडे हैं वो खड़े हो जाते थे, उनको बाहर नहीं निकलते देते थे। इस तरह की शिकायतें आती थी कि टीएमसी के लोग उनको
बाहर नहीं निकलने देते वोट करने के लिए, उनको उन्हीं के सोसाइटी में पोलिंग बूथ बनाया जा रहा है, ये सारी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वहाँ पर मैन टू मैन मार्किंग संभव नहीं है, और कितनी भी पुलिस लगा दे ये नाकाफी होगा जब तक स्टेट पुलिस पर केंद्रीय प्रशासन का या स्टेट पुलिस को कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। उसके बावजूद जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज हैं वहाँ पर स्टेट पुलिस का कोई प्रभाव नहीं है, वो नहीं चलता। ये एक बड़ी बात है, और इसको लेकर के घटनाएं दिखती हैं जब उन जगहों पर पुलिस कोई कार्रवाई करने जाती है तो पिटती है। जैसे जब मुर्शिदाबाद में वक्फ वाले मामले में हुआ था तो वहाँ पुलिस पिटी थी, और भी कई जगहों पर पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है उसका स्वागत केवल गुड़गांव में होता है, जहाँ पर एक यूट्यूबर को गिरफ्तार करने आते हैं तो उसको गिरफ्तारी हो जाती है, अन्यथा वो शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं जब तक शेख शाहजहां की मर्जी नहीं होती है। ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। तो ये एक बड़ी समस्या है। कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, चुनाव आयोग को किस तरह से ये चुनाव प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करके और उसको डिले करने की कोशिश की जा रही, ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। इस पर क्या होता है हमारी नज़र रहेगी, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बड़ा और बहुत मेटिकुलसली प्लान योजना के तहत काम किया जाने वाला पूरी एक्सरसाइज दिख रही है तृणमूल कांग्रेस की। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।